अस्सलाम वेलकम माय यूट्यूब चैनल एंड आज हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशंस एज ए नॉन स्टेट एक्टर इन कॉन्फ्लिक्ट। जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किस तरह जो है वो एज ए नॉन स्टेट एक्टर के तौर पे जो है कॉन्फ्लिक्ट है, जंगें हैं, उनमें जो है किस तरह अपना रोल प्ले करती हैं और किस तरह ये जो है रोकती हैं वॉर्स को प्रिवेंट करने में। तो टाइम वेस्ट किए बगैर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हेल्प इन स्टॉपिंग, मैनेजिंग एंड सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन कंट्रीज और इनसाइड कंट्रीज। दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर न्यूट्रल एंड ब्रिंग पीस एंड कॉर्पोरेशन। अब चूँकि जो है डेफिनेशन हमें एक चीज़ बताती है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हेल्प करती हैं किस तरह स्टॉप करने के लिए, वॉर्स को रोकने के लिए, मैनेज करवाने के लिए वॉर को, मतलब प्रिवेंट करने के लिए, एंड सॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन कंट्रीज एंड इनसाइड कंट्रीज़ के दरमियान जो मिसकंसेप्शन होती हैं या मिसट्रस्ट होता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनको रिजोल्व करवाने में इनका बहुत ज़्यादा हाथ होता है। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होती हैं, ये कोई स्टेट होती नहीं है, इसका कोई इसका पर्सनल कोई इंटरेस्ट नहीं होता। ये बेसिकली एज ए न्यूट्रल रोल प्ले कर रही होती हैं ताकि जो 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 वॉर की वजह से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और जो है वॉर होने से पहले ही वॉर को ख़त्म किया जा सके और सेटलमेंट की जा सके। अब हम देखते हैं आगे किस तरह ये जो है वो रोल प्ले करती हैं। पीस कीपिंग एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस, ये सबसे पहला जो है वो रोल प्ले करती हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द यूनाइटेड नेशन सेंड पीस कीपिंग फोर्स टू एरियाज वेयर कॉन्फ्लिक्ट इज हैपनिंग। अब ये कहना क्या चाह रहा है कि जो यूनाइटेड नेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ये अब यूनाइटेड नेशन जो है वो क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। मैं थोड़ा बेसिक इंट्रो दे देता हूँ कि जो इंटरनेशनल जो यूनाइटेड नेशन है ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ऑल ओवर द स्टेट्स को सभी स्टेट वहाँ पे एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करती है स्टेट को, जहाँ बैठ के सारी दुनिया के जो इश्यूज़ होते हैं रिजोल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ स्टेट के इनसाइड डोमेस्टिक इश्यूज़ होते हैं और कुछ जो है वो इंटरनेशनल इश्यूज़ होते हैं। डोमेस्टिक इश्यूज़ में जिस तरह पाकिस्तान का सिक्योरिटी इश्यूज़ का मसला रहता है, ये पाकिस्तान का एक डोमेस्टिक इश्यूज़ है, ठीक है, में आता है। फिर हम देखते हैं इंटरनेशनल इश्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरनेशनल जो होता है कॉन्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल जो है इश्यूज़ होते हैं उसे हम फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज जो है एक इंटरनेशनल इशू है, तो सभी स्टेट उस पर जो है वो बैठ के जो है एक प्लान बनाती हैं कि किस तरह हमें इसको हैंडल करना है। अब वो क्या कहता है कि दे हेल्प टू स्टॉप फाइटिंग, वो जंगें रोकने के लिए मदद करती हैं। कीपिंग पीस बिटवीन ग्रुप्स के दरमियान जो है वो जो है वो पीस मेंटेन करती हैं। जिस तरह काफ़ी ज़्यादा ग्रुप्स हैं, हुतीज़ हैं जो है वो पूरे मिडल ईस्ट में, ठीक है, डिफरेंट तरह की टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोटेक्ट सिविलियन नॉर्मल पीपल, जो सिविलियंस होते हैं किसी भी स्टेट में जो वॉर हो रही होती है तो जो सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो सिविलियंस का होता है। तो बेसिकली ये क्या करती है कि इसको सिविलियंस को सिक्योर करने का काम भी करती हैं। फिर हेल्प कलेक्ट वेपन्स फ्रॉम फाइटर, जितने भी फाइटर्स होते हैं उनसे ये वेपन कलेक्ट करती है। आर्म्ड रेस को ये रोकती है ताकि जो है वो वेपन और क्लैशन कॉप जिस कल्चर को रोकती है, ठीक है, और जिस तरह पीस मेंटेन हो सके इस तरह। फिर हम बात करते हैं एग्जांपल की यूनाइटेड नेशन पीस कीपर वर्क इन द डोमेस्टिक रिपब्लिक ऑफ कांगो टू प्रिवेंट पीपल एंड रिड्यूस फाइटिंग बिटवीन आर्म्स ग्रुप्स। वो कहता है कि यूनाइटेड नेशन ने जो है वो अपना जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में अपना एक मिशन भेजा। इसी तरह यूनाइटेड नेशन जहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वहाँ पे अपनी एक टीम भेजता है ताकि वॉर्स को प्रिवेंट किया जा सके। जिस तरह हम लीबिया की एग्जांपल ले सकते हैं कि लीबिया में जब वॉर हो रही थी, सिविल वॉर, तब यूनाइटेड नेशन ने इंटरफेन किया। फिर जो है वो यमन की सिविल वॉर अगर हम देखें, लेबनान की सिविल वॉर हम देखें, तो इस तरह मतलब यूनाइटेड नेशन क्या करता है, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को रोकने के लिए और स्टेट के दरमियान वॉर को प्रिवेंट करने के लिए, डिले करने के लिए और ख़त्म करने के लिए जो है वो अहम रोल प्ले करता है। तो आगे हम देखते हैं इसकी एंड अदर किस तरह ये जो है वो रोल प्ले करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिएशन एंड नेगोशिएशन। अभी रिसेंटली पाकिस्तान ने भी जिस तरह जो है वो एक न्यूट्रल पार्टी होने के बावजूद ईरान एंड जो अमेरिका है उसके दरमियान जो है वो निगोसिएशंस को प्रमोट किया, टेबल टॉकिंग पे जो है वो लेके आए दोनों स्टेट्स को एज ए थर्ड पार्टी। जो थर्ड पार्टी होती है वो दो बेसिकली एनिमीज़ को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जहाँ पे दोनों एनिमीज़ उस थर्ड पार्टी पे जो है वो ट्रस्ट करके वॉर्स को किसी न किसी तरह सेटल करने की तरफ आए। तो इसे देखते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एक्ट लाइक अ न्यूट्रल हेल्पर बिटवीन टू फाइटिंग साइड एंड दे हेल्प देम टॉक एंड फाइंड सोल्यूशन। अब ये क्या होता है कि कोई भी पार्टी जो थर्ड पार्टी होती है वो न्यूट्रल होती है, ठीक है। वो दो ऐसी स्टेट जो आपस में लड़ाई कर रही हैं उन्हें एक टेबल टॉकिंग पे लेके आती है और उनके दरमियान मेडिटेशन करवाती है। उन्हें जो वॉर्स के जो है वो उन्हें बेसिकली एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि दोनों स्टेट की वजह से जो वर्ल्ड वाइड होने वाला है डिस्ट्रॉय जो होना है उससे बचा जा सके। अब करता क्या है कि गिव अ सेफ प्लेस फॉर टॉक, एक सेफ, जिस तरह मैंने पहले बताया कि एक जो है वो सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है, हेल्प बोथ साइड
एग्री, दोनों के ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती है कि विन विन सिचुएशन आए, दोनों स्टेट का ही फ़ायदा हो। ऐसा नहीं कि एक स्टेट जो है वो एडवांटेज ले जाए और दूसरी जो है वो डिसएडवांटेज हो दूसरी को, लेकिन ये एक विन विन सिचुएशन क्रिएट करती है। बेसिकली रोल प्ले कर रही होती है दोनों को आपस में कन्विंस करने के लिए। फिर रिड्यूस एंगर एंड मिसट्रस्ट, जो एंगर होता है उसको रिड्यूस करवाती है, ठीक है, मिसट्रस्ट को भी बहाल करती है, और जो है वो स्टेट के दरमियान जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है जो कि बेसिक काज है वॉर की, इंशाल्लाह आगे वाली वीडियोज़ में हम काजेज ऑफ वॉर को भी डिस्कस करेंगे, दैन मैं आपको बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो ये बेसिकली एक अहम रोल प्ले करती है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, यूनाइटेड नेशन हेल्प इन पीस टॉक्स ड्यूरिंग द सीरियन सिविल वॉर बाय ब्रिंग डिफरेंट ग्रुप्स टू नेगोशिएशन टेबल्स। तो यूनाइटेड नेशन ही बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी मेंबर्स है 193 आई थिंक, उनको जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है ताकि वो जो है वॉर्स को जो है प्रिवेंट कर सकें। तो आगे देखते हैं थर्ड इसकी, कॉन्फ्लिक्ट prevention and early warning. International organization try to stop conflict before they start or become worse. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी वॉर का जो है वो या किसी भी डोमेस्टिक इश्यूज़ को मॉनिटरिंग कर रही होती हैं, उसको देख रही होती हैं कि किस तरह वो जो है एक स्प्रेड हो जाए आउट ऑफ बॉर्डर। अगर किसी स्टेट के जो है वो इंटरनल जो है वो इश्यूज़ जो है वो किस तरह एक्सपेंड हो सकते हैं आउट ऑफ द बॉर्डर, तो वो बेसिकली इन सब चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रही होती हैं। और वॉर्स या जो है वो इस तरह के हालात से पहले ही जो है वो आवाम को और स्टेट्स को बेसिकली ये जो गाइड कर देती हैं कि आप इस तरह करेंगे तो आपका इतना डैमेज होगा। जिस तरह क्या होगा कि वॉर जो है वो हमेशा जो है वो डिले हो जाती है। तो दे डू दिस बाय watching a dangerous situation, sending investigation teams and using early warning system. Example, the Organization of Security and Cooperation in Europe monitor tensions in Europe to prevent conflict from increasing. जिस तरह बताया मैंने आपको पहले कि ये जो बेसिकली मॉनिटरिंग कर रही होती है, इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और ये हालात को देख रही होती है कि किस तरह जो है वो ये डेंजरस की तरफ चले जाएंगे। तो ये स्टेट्स को आगाह कर देती है जिससे स्टेट अपने आप को सिक्योर करने में जो है वो कामयाब हो जाती है। तो आगे हम फोर्थ को देखते हैं, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ड्यूरिंग वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प पीपल हु आर सफरिंग। चूँकि मैंने पहले भी हाईलाइट किया है कि जो वॉर्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा डैमेज होता है वो सिविलियंस का होता है। बिल्डिंग्स जो है वो उसमें डिस्ट्रॉय होती हैं और जो है लोग मलबे के नीचे आते हैं और इस तरह की ब्लडशिट वाली सिचुएशन बन जाती है। तो ये क्या करती हैं, ये फूड एंड क्लीन वाटर जो पानी देती हैं, खाना प्रोवाइड करती हैं, बेसिकली शेल्टर सेफ प्लेस टू लिविंग जो है वो कैंपिंग, जिस तरह फ़लस्तीन में हम देखते हैं कि डिफरेंट तरह की जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने खाना प्रोवाइड कर रही हैं, उन्हें जो है वो हेल्थ के हवाले से जो है वो चीज़ें पहुँचा रही हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कैंपिंग वहाँ पे हुई है क्योंकि घर तो लोगों के जो है वो उसमें डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो मेडिकल हेल्प करती हैं, सपोर्ट फॉर द रेफ्यूजीज़, जो लोग बेसिकली मूव करके आते हैं किसी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, उनको फैसिलिटेट करते हैं। ठीक है, और फिर हम देखते हैं एग्जांपल्स, द इंटरनेशनल Committee of the Red Cross (ICRC) give food, medicine and emergency help in war zone like Syria और सूडान। जिस तरह हमने देखा अभी हम जानते हैं कि सूडान में अभी सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल सी बनी हुई है, डिफरेंट आर्म्स ग्रुप जो है वो आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो लोगों को पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या था कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं सिविलियन के लिए जो ये काम कर रही होती है। ठीक है, फिर हम देखते हैं 5 पीस बिल्डिंग एंड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट रिकन्स्ट्रक्शन। मतलब क्या है कि आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कंट्रीज रिबिल्ड एंड बिकमिंग स्टेबल अगेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बगैर तो ये इस तरह जो है वो जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है स्टेट का। अपने वॉर्स के बाद जब तक वो बिल्कुल हार चुकी होती है और उसके पास इकोनॉमी, आर्मी और ये सारा कुछ ख़त्म होने के बराबर हो जाता है, तो बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशंस इंटरफेयर करती हैं और स्टेट को रीबिल्ड करने में अपना रोल प्ले करती हैं। अब ये बिल्डिंग्स गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को बहाल करती हैं, सपोर्टिंग डेमोक्रेसी एंड गुड गवर्नेंस इसको प्रमोट करती हैं। फिर उसके बाद रीबिल्डिंग रोड, स्कूल एंड इकोनॉमी। तो ये बेसिकली क्या करती है, ये एक स्टेट को रीबिल्ड करने का काम करती है। फिर एग्जांपल हम देखते हैं, वर्ल्ड बैंक गिव्स मनी टू रीबिल्ड हॉस्पिटल, स्कूल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आफ्टर वॉर। जो है वो हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक है, फिर IMF लोन देता है। ठीक है, तो इस तरह स्टेट्स को बेसिकली एक रीबिल्ड किया जाए ताकि स्टेट जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में जो स्टेट होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर स्टेट ही नहीं होगी तो बेसिकली फिर लोग, टेरिटरी और ये जो सारी चीज़ें, सोवरेनिटी और ये कहाँ से आएगा। तो स्टेट का होना ज़रूरी है। ठीक है, इंडिपेंडेंट स्टेट का। आगे चलते हैं। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क एंड जस्टिस की हम बात करते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेल्प क्रिएट लॉ एंड पनिश वॉर क्राइम्स। अच्छा, अब ये क्या करती है, दे ट्राई पीपल हु कमिट वॉर क्राइम, इन्फोर्स इंटरनेशनल लॉज, प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट। अच्छा, ये अब जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बेसिकली क्या होती है, उनकी इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होती है स्टेट में। स्टेट मजबूर हो जाती है, ये बेसिकली स्टेट की सोवरेनिटी को चैलेंज कर रही होती हैं। अब चैलेंज किस तरह कर रही होती है, क्योंकि ये स्टेट के लिए बेनिफिट होती है और स्टेट कभी कभी इनकी बातें मानने पर मजबूर हो जाती है। तो ये बेसिकली क्या कर रही होती है, ये स्टेट को जो पॉलिसी स्टेट बना रही होती है उसमें भी इंटरफेयर कर रही होती है। और कोई भी ऐसा लॉ जो स्टेट पास करती है अगेंस्ट ह्यूमन राइट के, तो ये उसे अबॉलिश करवाने में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। ठीक है, जिस तरह इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC पनिश लीडर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम एंड जिनोसाइड।
तो ये कोई भी जो बंदा या इंडिविजुअल लेवल ऑफ वॉर पे बात कर रहा होता है, या एक लीडर की सोच होती है, एग्रेसिव होता है बेसिकली, जिस तरह हिटलर की हम बात करें, तो वो एक इंडिविजुअल सोच थी, एक एग्रेसिव लीडर था जो बेसिकली नेशनलिज्म के तौर पे लोगों को जो है वो वॉर में इसने धकेला और पूरी दुनिया जो है वो वॉर में चली गई। तो ये बेसिकली क्या करती है कि उन लीडर्स को पनिश करती है ताकि दूसरी जो है वो स्टेट्स सबक हासिल करें। अच्छा, ये सैंक्शंस एंड इन्फोर्समेंट मेजर्स, ठीक है। सम टाइम ऑर्गेनाइजेशन पनिश कंट्रीज़ और ग्रुप टू स्टॉप वायलेंस। अब ये कंट्रीज़ को और जो ग्रुप्स हैं उन्हें वायलेशन क्रिएट करते हैं उन्हें स्टॉप करने के लिए भी रोल प्ले करती है। दे गो दिस बाय इकोनॉमिक्स सैंक्शंस, स्टॉपिंग ट्रेड और मनी फ्लो। ये जो सैंक्शंस होती हैं वो लगा देती है ताकि ट्रेड ना हो सके। ट्रेड नहीं होगा तो पैसा नहीं आएगा, पैसे नहीं आएगा तो स्टेट जो है वो या गवर्नमेंट है ऑटोमेटिकली जो है वो चेंज हो जाएगी। आर्म्स एम्बार्गोज, स्टॉपिंग वेपन सप्लाई। अच्छा, ये वेपन्स की सप्लाई बंद कर देती है, जिससे क्या होता है कि अगर कोई स्टेट जो है वो कोई भी चीज़ बना रही है, इवन वेपन बना रही है, कुछ भी बना रही है, तो उस पर जो है वो ये सैंक्शंस लगा देती है ताकि दूसरी स्टेट इसे ख़रीद ही ना सके और ये जो है इकोनॉमिकली स्टेट बेहतर ना हो। फिर हम बात करते हैं ट्रैवल बैन्स। ये जो है वो स्टॉप कर देती है लीडर्स को कि वो ट्रैवल नहीं कर सकते। अच्छा, जब ये ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर क्या होता है कि ये स्टेट होती है वो आइसोलेशन में चली जाती है, डिप्लोमेटिक जो है वो कट हो जाती है, डिप्लोमेटिकली पूरी दुनिया से कट हो जाती है और वो जो है वो किसी भी मुल्क में उसकी एम्बेसी वगैरह नहीं होती। जब एम्बेसी नहीं होती तो उससे ताल्लुक नहीं होंगे, जब ताल्लुक नहीं होंगे स्टेट आइसोलेशन में होगी, और जब स्टेट आइसोलेशन में होगी तो वहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं आएगी, कोई इंटरनेशनल जो है वो एड नहीं आएगी, या कोई भी जो है वो चीज़ बाहर स्टेट ना मंगवा सकेगी और ना भेज सकेगी। तो इस तरह स्टेट जो है टोटली आइसोलेशन में चली जाती है। इसीलिए स्टेट्स फिर वो जो है वो डरती हैं ताकि हम पे जो है वो सैंक्शंस ना लग जाए। फिर यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल पुट सैंक्शन ऑन कंट्रीज दैट ब्रेक इंटरनेशनल पीस रूल्स। अच्छा, जो इंटरनेशनल लॉ की हम बात करें तो इस दुनिया में जो इंटरनेशनल रूल्स बने हुए हैं स्टेट उसको जो है वो फॉलो करने की पाबंद है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात करें, ये जो है हमारे पास जिस तरह हम बात करें डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़। अब ये डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज़ क्या होती है कि कोई भी स्टेट में अगर किसी मुल्क की एम्बेसी है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर कोई भी एम्बेसी का बंदा बाहर गाड़ी लग जाए या इवन कत्ल भी कर दे किसी को, ठीक है, किल भी कर दे, स्टेट उसको कभी भी नहीं रोकेगी और ना से कैप्चर करेगी। ये रूल्स, और जितनी मर्जी गलत चीज़ें भी करी जाए स्टेट उसे नहीं रोकेगी। फिर हम बात करते हैं आगे मिसाल के तौर पर, जिस तरह एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं एविएशन की। जितने भी जहाज़ों की, शिपिंग मूवमेंट की, इन सभी चीज़ों के रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं जिसके थ्रू ये सारा एक जो है वो इंटरनेशनल जो है वो मामलात चल रहे होते हैं। तो आगे देखते हैं अगर फर्दर स्लाइड को। प्रमोटिंग डायलॉग एंड कोऑपरेशन। अच्छा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो क्रिएट प्लेटफॉर्म वेयर कंट्रीज कैन टॉक एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स पीसफुली। अच्छा, ये जो मैंने पहले भी आपको बताया कि जिस तरह यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है, ये क्या करती है कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है स्टेट्स को ताकि स्टेट्स आकर जो है वो वहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं या इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उनको डिस्कस करें और रिजोल्व करने की तरफ जाएं और उनका हल किसी तरह निकले। ठीक है, दे अरेंज मीटिंग्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, इनकरेज कोऑपरेशंस, रिड्यूस misunderstandings. Example, the United Nations General Assembly is a peace where all countries discuss global issues like peace, security and development. तो ये जो है वो सारी जो है वो चीज़ें थी। आगे हम देखते हैं रीजनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एफर्ट्स। Sometime regional organizations play a strong role because they are closer to the conflict area. जो बेसिकली जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो रोल प्ले करती हैं क्लोजर टू द कॉन्फ्लिक्ट एरिया। दे हेल्प बाय डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट इन अ पीस एफर्ट, अंडरस्टैंडिंग लोकल प्रॉब्लम बेटर। फॉर एग्जांपल जो अच्छा, ये कह रहे हैं कि जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो बहुत रोल प्ले करती हैं क्योंकि वो उस एरिया में रह रही होती हैं ना, लोगों की थिंकिंग का, लीडर की थिंकिंग का, वहाँ के हालात का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है। मिसाल के तौर पे अफ्रीकन यूनियन EU हेल्प रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट इन अफ्रीकन कंट्रीज़। जो बेसिकली अफ्रीकन यूनियन है उसे अफ्रीका के हालात बहुत ज़्यादा अच्छे से पता है, उन्हें लीडर की सोच का पता है, उन्हें हर चीज़ों का पता है, कल्चर का पता है, रिलीजियस एंड जो चीज़ें वहाँ पे हैं उन चीज़ों का उनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बेहतर तरीके से अंदाज़ा होता है, जिससे क्या करती हैं वो वहाँ की जो मामलात हैं उन्हें रिजॉल्व करवाने में अहम रोल प्ले करती हैं। फिर यूरोपीय यूनियन की अगर बात करें, हेल्प मैनेज डिस्प्यूट इन यूरोप। तो यूरोपियन यूनियन बेसिकली जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रेड करती है, जो कनेक्ट करती है सभी स्टेट्स को आपस में, तो वो बेसिकली वहाँ के मामलात को बहुत अच्छे से जानती है, लैंग्वेजेस बैरियर को जो है वो समझती है और लैंग्वेजेस को जो है मामलात हैं उनको अपने तरीके से चलाती है। द अफ्रीकन यूनियन सेंड पीस मिशंस टू कंट्रीज लाइक सोमालिया टू रिड्यूस वायलेंस एंड सपोर्ट स्टेबिलिटी। तो ये हम बात करते हैं जो है वो ऑर्गेनाइजेशन किस तरह रोल प्ले करती हैं। मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वॉच कॉन्फ्लिक्ट एंड रिपोर्ट दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। क्या करता है कि कॉन्फ्लिक्ट को वॉच करता है एंड रिपोर्ट बनाता है कि जो दुनिया में मामलात हो रहे होते हैं। इलेक्शन मॉनिटरिंग, चेक इफ इलेक्शन आर फेयर। ह्यूमन राइट रिपोर्ट, ठीक है, रिपोर्ट अब्यूज़ और वायलेंस। कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस, ठीक है, स्टडिंग इन काजेज ऑफ वॉर एंड टेंशन। अच्छा, ये कह रहा है कि जो बेसिकली मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग से मुराद की मॉनिटरिंग कर रही होती है हर वक्त ऑर्गेनाइजेशन किसी ना किसी काम पे, ह्यूमन राइट्स पे, जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या टेररिस्ट ग्रुप पे, इन सब की मूवमेंट्स पे नज़र रख रही होती है और इसकी थिंकिंग को सोचने की तरफ जाती है और वो जो है फिर उसका एनालिसिस करती है, केस स्टडी करती है और फिर स्टेट्स को वो बताती है कि ये इस तरह है और
परसेप्शन भी देती है किस तरह हो सकता है, किस तरह स्टेट अपने आप को सिक्योर कर सकती है। द यूनाइटेड नेशन सेंड ऑब्जर्वर टू चेक इफ इलेक्शन इन अ कंट्री आर फेयर एंड ट्रांसपेरेंट्स। तो ये एक बहुत अहम रोल प्ले करती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्व करता है कि अगर किसी मुल्क में इलेक्शन बेहतर नहीं हुए तो वो जो है बेसिकली वहाँ पे फेयर इलेक्शन करवाने की तरफ जाता है, ताकि जो है वो मामला दुरुस्त हो। अब मैं लास्ट पे आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। वो एग्जांपल ये है कि जिस तरह अभी हमने देखा, वीडियो लंबी हो रही है, मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे दूँगा, आपको बेहतर चीज़ें समझ आएंगी कि जो बेसिकली जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो रही थी तो बीच में जो इंटरनेशनल मीडिया इन्वॉल्व हुआ था वो किस लिए हुआ था, ताकि वो एक न्यूट्रल पार्टी थी और दो स्टेट जो पहले से आपस में जिनकी बहुत पुरानी लड़ाई है वो लड़ रही हैं, अगर वो एक दूसरे के मीडिया पर रिलाई करेंगी तो वो प्रोपोगेंडे की तरफ आएंगी। लेकिन अगर इंटरनेशनल मीडिया आके क्लैरिफाई कर दे इस बात को कि पाकिस्तान जो है वो बेसिकली अटैक उसने नहीं किया, तब जो है वो पूरी दुनिया मानने को तैयार हो जाएगी, क्योंकि एक न्यूट्रल पार्टी ये स्टेटमेंट दे रही है। तो इसलिए जो न्यूट्रल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वॉर्स को कम करने के लिए, एज ए नॉन स्टेट एक्टर जो कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करवाने के लिए। तो इंशाल्लाह आपके साथ मेरी जर्नी इस तरह कंटिन्यू रहेगी। मैं हफ्ते में 2 वीडियोस बनाऊंगा डिफरेंट जो है टॉपिक्स पे, और सबसे पहले डिफेंस एंड स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे इंशाल्लाह, और फिर साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ें आती जाएंगी और हम इंशाल्लाह क्लियर करते रहेंगे। मतलब IR के रिलेटेड आपको हर एक चीज़ इंशाल्लाह इस प्लेटफॉर्म से ज़रूर मिलेगी। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।